हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो रासायनिक बलगति चैप्टर में जो लास्ट क्लासेज थी उसके अंदर आरएनए सिद्धांत और उसकी जो अवधारणाएं थी उनको देख लिया था। और जो सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा उसको वो किसे कहते हैं और उससे संबंधित न्यूमेरिकल जो है आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार क्लास देख रहे हैं वो पहले उस क्लास को देख लें, जिससे कि आपको सक्रियण ऊर्जा जो है वो थोड़ी समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है अपने पास उसमें थोड़ा सक्रियण ऊर्जा से संबंधित चीजें अपने पास आएंगी, इसलिए आप जो है उनको देख सकते हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जो है उसको पूरा कंप्लीट देखिए, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन कौन से कारक जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक के प्रभाव का मतलब ये हुआ कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट जाता है कि बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ये याद रखना है आपको। किस तरह से आएगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में देखो इस ग्राफ से क्या पता लगता है कि ग्राफ अपन ने ताप के प्रभाव में बनाया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे था, बस उसमें दो बार अपनी लाइनें बनाई थी। ये जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन वो होती है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का पथ, और डॉटेड लाइन जो है वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि कुछ क्रियाकारक तो यहाँ तक पहुंच रहे थे, यहाँ तक पहुंच रहे थे, ये वाले जो है ना उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में उत्पाद नहीं बना पा रहे थे, लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति जब है ना तो ये वाले क्रियाकारक अभिक्रिया में भाग लेने लग गए। तो पहले की तुलना में अब ज्यादा क्रियाकारक जो अभिक्रिया में भाग ले पा रहे हैं, इसीलिए अपन कहेंगे यहाँ पर कि क्रियाकारक उत्पाद कब ज्यादा बना पाते हैं, जब ईए का मान क्या होता है, कम। ठीक है, पहले ही बता रखा आपको ये। तो देखो डार्क लाइन उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, डॉटेड लाइन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अभिक्रिया निर्देशांक का मतलब होता है अभिक्रिया का मार्ग या अभिक्रिया का पथ, अभिक्रिया किस तरफ चलेगी। फिर उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना ये EA1 किसको बोल रहे हैं, उत्प्रेरक द्वारा सक्रियण ऊर्जा, मतलब उत्प्रेरक ने जो सक्रियण ऊर्जा उसके मान में कमी कर दी। ये EA1 हो गया और EA2 क्या हो गया, उत्प्रेरक के बिना, मतलब उत्प्रेरक जब उपस्थित नहीं है तब सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो बात हुई उत्प्रेरक का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी आप नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं। वैसे इससे नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास उत्प्रेरक का एक विस्तार रूप से टॉपिक आएगा, उसमें और डिस्कशन करेंगे इस चीज का कि उत्प्रेरक कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये स्टेटमेंट अपन लिखते हैं, लेकिन आप इसको इस तरीके से याद नहीं रखेंगे। आप इसको याद रखेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है और क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य आंशिक बंधों का निर्माण करके, किसका, बंधों का निर्माण करके जो है ना वहां से हट जाता है। मतलब क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में जो बंध बनाने का काम करता है ना, वो कौन करता है, उत्प्रेरक। तो ये ध्यान रखना कि उत्प्रेरक प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में अभिक्रिया मिश्रण में बाहर रहता है, मतलब भाग नहीं ले रहा होता है, लेकिन जब अभिक्रिया चल रही होती है ना, प्रारंभ हो रही होती है, तब उस स्थिति में अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन ये केवल उसी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है जो अभिक्रिया खुद से अपने आप से प्रारंभ हो चुकी होती है। मतलब उत्प्रेरक कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, प्रारंभ, ठीक है, शुरू नहीं करता, शुरू हुई अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ को आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत। इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग का संघटन सिद्धांत। तो एक ही बात है, किसी भी तरीके से पूछ जाए। और संघटन का वास्तव में जो मतलब होता है वो होता है टक्कर। संघटन जो है, संघटन, उसको एक मतलब थोड़ा समझ में नहीं आता ये, तो संघटन का मतलब आपको समझना है टक्कर। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत, ये हेडिंग है आपकी, या फिर अभिक्रिया के वेग का संघटन सिद्धांत। सबसे पहली बात कि संघटन सिद्धांत जो है वो दिया किसने था, तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो लुईस और एक थे ट्राउड्स। एक तो लुईस और एक ट्राउड्स। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसकी जो अवधारणाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। तो पहले एक बार सुन लो आप, फिर उसके बाद में आप इनको नोट कर लेना दोबारा से स्टार्ट करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले
संकट सिद्धांत के अनुसार जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक उनको ठोस गोले के समान माना गया। पहली बात, संकट सिद्धांत के अनुसार क्रियाकारकों को ठोस गोले के रूप में माना जाता है। पहले नंबर पे ये लिखना था। दूसरा नंबर, जो आर्यनीय सिद्धांत था, आर्यनीय सिद्धांत उसमें वेग नियतांक, आर्यनीय सिद्धांत जो था उसमें वेग नियतांक को अपन ने इस तरीके से लिखा था, और इसमें जो ए था ना, ए वो आर्यनीय गुणांक था। अब ये सिद्धांत आर्यनीय से दिया नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर ए नहीं आएगा, तो ए की जगह पर क्या आएगा वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो ए की जगह पे आता है पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो देखो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि ए की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर पी जेड। वैसे जेड के यहाँ पर ए बी लिखा होता है, ए बी मैं बताऊंगा कि ए बी का मतलब क्या है, वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, वेग तो वेग हो ही गया, ई ये सघन ऊर्जा होती है, आर गैस नियतांक होता है, टी ताप होता है। दो चीजें अपने पास नहीं है यहाँ पर, उनके बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद में देखेंगे इनका यहाँ पर रोल क्या है। तो जो पी है, पी उसको बोलते हैं त्रिविम, त्रिविम बाधा कारक, ये भी समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होता है ये। और जेड जो होता है ना, जेड उसको बोलते हैं संघटट आवृत्ति, संघटट आवृत्ति, ठीक है। तो देखो पहले नंबर पे बता दिया ठोस गोले के रूप में माना जाता है। दूसरे नंबर पे बता दिया कि जो वेग है, वेग उसका समीकरण यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब जो संघटन सिद्धांत है उसके अनुसार अभिक्रिया के वेग या उसके वेग नियतांक और ताप में ये निम्न संबंध है, जहां पर पी जो है त्रिविम बाधा कारक है और जेड संघटन आवृत्ति है। अब मैं बता रहा हूं आपको जो जेड है ना उसकी परिभाषा, जेड जो उसकी परिभाषा बता रहा हूं कि जेड यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो जेड की परिभाषा है किसी अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में, किसी अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, किसी अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या या संघटकों की संख्या को संघटक आवृत्ति कहते हैं। नोट कर लिया होगा आपने, संघटक आवृत्ति किसे कहते हैं, मतलब ये क्या है, जो इकाई आयतन है उसमें होने वाली टक्करों की संख्या होती है ये, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे आर्यनीय सिद्धांत में बोला गया था सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर केवल वे ही क्रियाकारक जो है अभिक्रिया में भाग ले पाते हैं जिनके बीच में जो टक्कर होती है वो कैसी होती है, प्रभावी। कैसी होती है, प्रभावी, ठीक है। मैंने बता दिया आपको टक्कर और संघटन का मतलब एक ही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो प्रभावी टक्कर जो है वो प्रभावी है या नहीं है, ठीक है। तो प्रभावी है या नहीं है, तो देखो अभी मैं परिभाषा बताता हूं इसकी। पहले मैं दो चीजें देख रहे हैं अपन यहाँ पर, पर्याप्त गतिज ऊर्जा, और पर्याप्त गतिज ऊर्जा जो होती है उसको बोलते हैं देहली ऊर्जा, और जहां पे भी देहली का शब्द आता है उसका मतलब होता है निम्नतम, न्यूनतम। और एक जो है आपको दूसरे नंबर पे याद रखना है उपयुक्त अभिविन्यास। अब मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं इसकी, ये तो याद रखने का तरीका हो गया। परिभाषा देखो, प्रभावी संघटन किसे कहते हैं, ठीक है। यदि क्रियाकारक अणुओं के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा, या फिर ऐसे ऐसे लिख लो, सिस्टमेटिक लिख दो, वे टक्कर जिनमें क्रियाकारकों के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा हो तथा उनका अभिविन्यास जो है वो क्या हो, या क्रियाकारकों का अभिविन्यास क्या हो, उपयुक्त हो, तो ऐसी टक्करों को प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघटक कहते हैं, ठीक है। वे टक्करें या वे संघटक जिनमें क्रियाकारकों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा हो, क्रियाकारकों के पास पर्याप्त गतिज ऊर्जा हो जिसको देहली ऊर्जा बोल रहे हैं, तथा उनका अभिविन्यास क्या हो, उपयुक्त। तो उपयुक्त हो तो इनके मध्य होने वाली टक्कर जो है वो कैसी होती है, प्रभावी होती है। तो ये प्रभावी टक्कर जो है उसको आपको इस तरीके से परिभाषित करना है। फिर उसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है कि प्रभावी टक्करों के कारण या प्रभावी संघटकों के कारण ही क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। प्रभावी संघटनों या टक्करों के कारण ही जो क्रियाकारक होते हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संघटक जो है वो कैसी है, अप्रभावी है, टक्कर अगर अप्रभावी है तो उत्पाद जो है वो नहीं बनेंगे, उत्पाद जो है वो नहीं बनेंगे, मतलब क्रियाकारक जो है वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगला जो है वो है अगर ताप बढ़ाया जाए, ताप, जैसे कि अपन ने पहले पढ़ रखा है कि ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।
इसका कारण क्या है कि ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या या प्रभावी संघटकों की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर प्रभावी संघटकों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि प्रभावी संघटक का मतलब हुआ कि जो पहले अनुपयुक्त विन्यास था उनमें से कुछ विन्यास है उपयुक्त हो जाते हैं, और उपयुक्त होने की वजह से उनके बीच में जो टक्कर होती है उससे अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो इस चीज को समझते हैं अपन कि त्रिविम बाधा क्या था, ये सब चीजें क्या थी। जैसे एक रिएक्शन को लेते हैं CH3Br और OH माइनस, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CH3OH और Br माइनस। ठीक है, इस तरीके से ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको, यहां से पता लग जाएगा कि जो क्रियाकारक है वो उत्पाद बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कैसे अपन इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें देखो करना क्या है आपको कि विन्यास उपयुक्त होगा कि नहीं होगा। तो ये Br है ना, Br उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, किसके द्वारा, OH के द्वारा। अब इस Br को यहाँ से हटा रहे हैं, तो देखो ये अगर आगे से इसके ऊपर आगे जुड़ेगा इधर से तो ये Br नहीं हट पाएगा, लेकिन अगर इसे पीछे से धक्का मारेंगे ना पीछे से, तो क्या होगा, ऐसे में ये आगे से हट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको अगर CH3Br उसके लिए कहा जाए कि इसके अंदर OH माइनस है ना, OH माइनस उसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, और दो तरीके से अपन इसमें अभिक्रिया करवा सकते हैं। एक कह सकते हैं उपयुक्त अभिविन्यास होने पर, क्या होने पर, उपयुक्त अभिविन्यास होने पर, और एक कौन सा हो सकता है, अनुपयुक्त, कौन सा, अनुपयुक्त अभिविन्यास होने पर। ठीक है, उपयुक्त अभिविन्यास का मतलब मैंने क्या बताया था अभी कि ये जो OH है ये अगर इसके पीछे जुड़ जाए, पीछे से जुड़े इधर से, तो ये Br आगे से हट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए संभावना जरा हमारे पास क्या होगी कि जो OH है वो इस तरीके से आ जाए। यहाँ पर CH3 के जो 3 H है उनको मैंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये तो कौन सा बंद हुआ, कार्बन के साथ OH जुड़ेगा और Br जो हटेगा, तो ये तो बंद हुआ जुड़ने वाला बंद, और ये कौन सा हुआ, टूटने वाला बंद। और इस टूटने और जुड़ने वाले बंद की जानकारी जो देता है उसको अपन क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था। तो जो आंसर अपने पास आ गया वो क्या आ गया, ये तो हो गया CH3OH, या फिर OH CH3 लिख दो जैसे, आंसर क्या आ गया, CH3OH और प्लस Br माइनस। लेकिन जब इसकी बात करेंगे इसकी, तो इसमें अगर आगे से जोड़ते हैं इसको, मतलब जैसे CH3 को इस तरीके से लिख दिया अपन ने, ये CH3 हो गया, इसके साथ जो Br जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और OH माइनस को अगर इसमें आगे से जोड़ते हैं तो ये यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेगा, तो ये इसके आगे, जैसे मान लो ये इससे टक्कर होगी इसकी, तो ये Br पीछे की तरफ आएगा, हटेगा नहीं, और यहाँ से हट नहीं सकता ये, क्योंकि पीछे से इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो त्रिविम बाधा कारक का मतलब ये था कि किस तरफ से जुड़ने पर, बाधा का मतलब रुकावट है, और त्रिविम का मतलब चारों तरफ से, और चारों तरफ से रुकावट किसके अंदर ज्यादा है, इसके अंदर, क्योंकि ये आगे से जुड़ेगा, इसके अंदर आगे से जुड़ेगा तो ये इस पे टकराएगा, तो यहाँ से हट नहीं पाएगा ये। लेकिन अगर इधर से धक्का मारेगा ये, तो Br है आसानी से यहाँ से हट जाएगा। जैसे एक रिएक्शन और देख सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ H I और I, एक तो इस तरीके से लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ H I और I। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी अभिक्रिया आसानी से होगी या कौन सी अभिक्रिया होगी, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, फर्स्ट वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्योंकि देखो ये I जो इससे टकराएगा तो ये तो HI हो जाएगा, लेकिन ये वाला इससे थोड़ी टकराया, ये जुड़ नहीं पाएगा, तो इस स्थिति में उपयुक्त विन्यास नहीं है। और इसमें उपयुक्त विन्यास है, ये H इसके साथ और ये H इसके साथ टकराएंगे आराम से, टक्कर होगी इनके बीच में, तो टक्कर होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, संक्रमण अवस्था बन जाएगी, संक्रमण अवस्था यहाँ पर बन जाएगी। और संक्रमण अवस्था बनने के कारण यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2HI। ठीक है, वैसे अपन इसको गोले के हिसाब से भी समझ सकते हैं, लेकिन गोले वाला एग्जाम में अपन लिखते नहीं है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है इसी को अपन इस तरीके से गोले के रूप में बना सकते थे, जैसे मान लो दो गोले हो गए यहाँ पर A और A, ऐसे ही इस तरीके से B और B, ये हो गए। अगर ऐसे बोला जाए कि इस तरीके से है ये, इसका मतलब ये इससे टकराएगा तो ये तो AB बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बन पाएगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और इनको इस तरीके से खड़े करके लिख देंगे ऐसे AA और BB, तो उपयुक्त विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपने पास जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाओं का संकट सिद्धांत था वो। जैसे मैंने बता दिया कि सिद्धांत को लुईस और ट्राउस ने दिया था,
एक गोले के ठोस गोले के रूप में माना जाता है। वेग और जो ताप था उसमें संबंध क्या था वो बता दिया। संकट आवर्ती किसे कहते हैं, पी का मतलब क्या था। उसके बाद में प्रभावी संकट किसको बोलते हैं, अप्रभावी कौन सी होती है, कब क्रियाकारक भाग ले सकते हैं कब नहीं ले सकते, और ताप का क्या प्रभाव होता है वो बता दिया। उसके बाद में इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं कि त्रिविम बाधा किसके अंदर ज्यादा होगी। हमेशा ध्यान रखना कि पीछे से जोड़ना चाहिए, पीछे जुड़ेगा तो आगे वाले पे क्या लगेगा, धक्का, इसलिए वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा आसानी से। ठीक है, और एक ये बताई दिया, ये संक्रमण अवस्था होती है। संक्रमण अवस्था बनाने के लिए विन्यास क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने ये 4th चैप्टर भी आज कंप्लीट कर दिया है। तो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन इसके अंदर बचा हुआ है, तो अगर स्टूडेंट की डिमांड रहेगी, वैसे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर करा दिए हैं, फिर भी अगर डिमांड रहेगी तो एक वीडियो और अपन न्यूमेरिकल पोर्शन का यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको शेयर कीजिए, क्योंकि देखो हमें भी इसमें बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको पहुंचाएं। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।